हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द हाफ मून थीफ। आज की तारीख 1 अप्रैल 2020। ईपो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया जब उसने ईफे की असलियत जानी। ईफे फिर से एक बार टीनेज लड़कियों की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, परेशान मत हो, म्यांमार में फांसी की सज़ा 30 साल पहले ही बंद हो चुकी है। ईबो शॉक होकर ईफे की तरफ देखकर ये सोचने लगा, इसे कैसे पता चला। तो ईफे ने फिर से एक बार हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ईबो सोचने लगा, चलो कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि मैं अपने देश में मरूंगा, अपने फादर के हाथों। क्योंकि जिस तरह की बकवास उसने राजकुमारी के सामने की थी, राजकुमारी ज़रूर अपने फादर को शिकायत करेगी और उसके फादर जेम्स वांग के हाथों ईबो को पिटवाएंगे। ईबो ने तो अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। माफ़ कीजिए राजकुमारी, मुझे आपकी असलियत पता नहीं थी, ईबो बोला। इस पर ईफे फिर से एक बार हंसने लगी। उसने कहा, चिंता मत करो, तुम एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। और हाँ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई डेथ पेनल्टी तो नहीं मिलेगी। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। आशा करती हूँ कि तुम कभी नहीं बदलोगे। अब ईफे खड़ी हो गई। ईबो चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। 12 कब के बज चुके थे। ईबो ने ईफे के लिए कार का दरवाज़ा खोला। उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था, वो कितनी भी बड़ी राजकुमारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत एनोइंग है। ईफे ने ईबो का शुक्रिया अदा किया, फिर कहा, वैसे मुझे इसकी आदत नहीं है। फिर हंसते हुए वो बोली, अभी अभी तो तुम इतनी कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे थे, अब क्या भीगी बिल्ली बन गए हो? क्या ये मेरी आइडेंटिटी की वजह से है? वैसे तुम्हें ना बताने के पीछे मेरी भी एक वजह है, ईफे ने कहा। अह, फिर अब क्यों बता रही है, ये वो सोच रहा था। उसने पूछा, और वो वजह क्या है? मैं असली वांग ईबो से मिलना चाहती थी, ना कि किसी ऐसे आदमी से जो बस मेरे सामने बैठा रहे और मेरी हाँ में हाँ मिलाता रहे और फ्लर्ट कर करके मुझे पकाता रहे। वैसे मेरे हर डेट के साथ यही प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम इन सब से काफ़ी अलग थे और सच्चे भी। परेशान मत हो, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कोई भी गलत परिणाम नहीं होगा, और हाँ, मैं श्योर हूँ कि हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। ईफे ने ईबो का आँख मारी और गाड़ी में बैठ गई। ईबो सोच रहा था, आज की डील तो गई, उसके डैड उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे इस राजकुमारी के साथ ठीक से पेश न आने के लिए। चलो डैड के सामने जाकर सरेंडर करते हैं, ईबो बुदबुदाया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। जब वो घर पहुंचा, उसके डैड पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके डैड ने उसे सामने खींचते हुए पूछा, तो कैसी रही? ईबो अपने ही ख्यालों में था। बिना देखे वो फट से बोल पड़ा, राजकुमारी हो या चाहे कोई और, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसके गाल पर जोर से थप्पड़ पड़ा। तुम्हें वो पसंद हो या ना हो, उस पर मेरा फ्यूचर डिपेंड है, इसलिए तुम्हें उसके साथ ठीक से पेश आना था। अगर तुम्हारी वजह से मैंने ये डील खो दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ईबो पर चिल्लाकर जेम्स वांग अपने रूम में चला गया। प्लीज़, उसके साथ मैं फिर से एक बार डेट पर नहीं जाना चाहता। कितना हंसती है वो, टू अनोइंग, ये वो सोच रहा था। अपने गाल पर हाथ फिराते हुए वो अपने रूम में चला गया। नींद में उसे सपने भी कैसे आ रहे थे, जैसे किसी ने उसे जेल में बंद कर दिया हो। दूसरी तरफ ईफे जैसे ही अपने होटल पहुंची, उसने अपने सैंडल्स निकाल लिए, लिफ्ट में एंटर किया। जैसे ही लिफ्ट उसके फ्लोर पर खुली, वो दौड़ते हुए अपने फादर के सूट की तरफ चली गई, जहाँ पर जिचिलिन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने ईफई को नंगे पांव दौड़ते हुए देखा तो उसने चिंता जताते हुए कहा, ईफई, तुम 29 साल की हो, क्या बच्ची हो जो ऐसे दौड़ रही हो? कुछ चीज़ें हैं जो तुम पब्लिक के सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हें हमेशा शांत और नज़ाकत से भरा हुआ दिखना होगा। वैसे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्या ईबो ने कुछ कहा? ईफई ने शर्माकर हंसते हुए अपना सर हिलाकर मना किया। अब जिचिलिन ने उसे अपने पास बिठाया, उसके हाथ में पानी का ग्लास थमाया और बोला, पहले मुझे बताओ वहाँ पर क्या क्या हुआ। ईफे ने शांत होने के लिए पूरे 5 मिनट लिए। फिर वो बोली, डैड, मैं बिल्कुल सही थी। तो जिचिलिन ने कहा, किस बारे में? ईबो के बारे में डैड, मैं सही थी। ही इज़ द राइट वन। मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो चार्मिंग है, पोलाइट है, ऑनेस्ट है, काइंड है, स्मार्ट है और हाँ, क्यूट भी है।
डैड, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, अगर हो सके तो मैं उसी से शादी करूँगी। ये फई फटाफट बात कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके फादर उसे बोलते बोलते ही चुप करा देंगे, लेकिन उसे चुप कराने के बजाय जी चिलिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये फई, पहले शांत हो जाओ और मुझे शुरुआत से बताओ, वहाँ पर क्या हुआ। उसे भी ईबो कहीं ना कहीं पसंद था। जब उसने जेम्स वांग को ये कहा था कि वो ईबो को अडॉप्ट करना चाहता है, तब वो मजाक नहीं कर रहा था। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसे ईबो के जैसा बेटा चाहिए, और वो सही भी था। ईबो ने ईफई को अपने प्यार में पूरी तरह से पागल कर दिया था। ईफई, जो शादी के नाम से ही चिढ़ती थी और हमेशा अपने राइट वन का इंतज़ार करती थी, आज उसे वो मिल गया। वो देख रहा था कि ईफई ईबो का कितना गुणगान किए जा रही थी। जब उसने बोलना बंद किया, तब जी चिलिन ने कहा, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? नो डैड, उसने खुद मुझे बताया कि ये उसकी पहली डेट है। मैं उसकी पहली डेट हूँ। अब मैं चाहती हूँ ईबो अपनी ज़िंदगी का हर पहला अनुभव मेरे साथ करे। पहला किस, पहला हग, उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की मैं बनना चाहती हूँ, पहली फियांसे, पहली वाइफ। डैड प्लीज़, क्या आप उसका हाथ मांग सकते हो मेरे लिए? ठीक है, कल मैं जेम्स वांग से बात कर लूँगा, लेकिन हाँ, अगर बात नहीं बन पाई तो ज़्यादा दिल पे मत लेना, चिलिन ने कहा। तो ईफई का चेहरा उदास हो गया। इस पर उसे चेयर अप करते हुए चिलिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें मना कर पाएगा। तुम एक रिच, ब्यूटीफुल, जेंटल, स्मार्ट और एलिगेंट लड़की हो। हाँ, तुम हमेशा एलिगेंट नहीं रहती। इस पर चिलिन को एक हल्की सी चपेट मिली। चिलिन ने कहा, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो ईफई ने कहा, डैड, मुझे वो पसंद है, लेकिन अगर वो मुझे रिजेक्ट करता है तो कोई बात नहीं, मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा, तुम्हें तो वो बहुत पसंद है ना? चिलिन ने पूछा। तो ईफई ने कहा, यस डैड, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और आप भी मेरी खुशी चाहते हो, लेकिन मैं किसी को रिश्ते में फ़ोर्स नहीं करना चाहती, ना ही ईबो को। हम रॉयल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी को भी फोर्स कर दे। मैं शादी करूँगी और म्यांमार की क्वीन भी बनूँगी, लेकिन अगर ईबो मुझे पसंद नहीं करता तो इसे भूल जाइए। आप मुझसे वादा करो। ठीक है बेटा, वादा, चिलिन ने कहा। अगली सुबह जेम्स वांग को चिलिन का कॉल आया कि वो उसे दोपहर 2 बजे मिलना चाहता है, वो भी उसी के होटल में। जेम्स वांग 2 बजे के पहले से ही चिलिन का इंतज़ार कर रहा था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे पता था कि वो डिग्री ख़त्म करते ही घर छोड़कर जाने वाला है, जिसके लिए वो कब से काम कर रहा है, और उसने काफ़ी सारी सेविंग्स भी कर रखी है। वो ईबो को ऐसे नहीं खो सकता, कम से कम तब तक जब तक चिलिन का और उसका बिजनेस सेटल नहीं हो जाता। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं था जिसके लिए जेम्स वांग ने तैयारी करके रखी थी। उसने चाइना के प्रेसिडेंट के नीस के साथ भी ईबो का रिश्ता तय करने का सोचा था, इसलिए तो उसने ईबो का एडमिशन उसी के कॉलेज में करवाया था। प्रेसिडेंट के साथ रिश्ता न सिर्फ उसके बिजनेस में फ़ायदेमंद रहता, बल्कि उसकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ाता। इसलिए वो चिलिन के साथ डील के पीछे इतने हाथ धोकर पड़ा था। वो अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता था ताकि वो प्रेसिडेंट की नज़र में आए। अगर ये डील बन जाती है तो उसका सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे प्रेसिडेंट उससे रिश्ता बनाना चाहेंगे। जेम्स वांग अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसने चिलिन कब उसके सामने आकर खड़ा हो गया ये तक नोटिस नहीं किया। मिस्टर वांग, चिलिन ने आवाज़ लगाई तो जेम्स वांग हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। मिस्टर चिलिन, आप पहले से ही यहाँ हैं। सॉरी, मैंने आपको नोटिस नहीं किया, जेम्स वांग ने विनम्रता से कहा। क्या आप कुछ ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? उसने पूछा। नो माय फ्रेंड, पहले हम कुछ ज़रूरी बात करते हैं, चिलिन ने कहा। क्या ईबो से तुम्हारी बात हुई कल रात के बारे में? चिलिन ने पूछा। तो जेम्स वांग ने कहा, नहीं, बस ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अनकंफर्टेबल है। तो तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर क्या हुआ होगा? चिलिन ने पूछा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन हाँ, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी बिना कुछ सोचे कुछ भी कह देता है। बस मैं आशा करता हूँ कि उसकी बातों से राजकुमारी को बुरा न लगा हो। अगर उसने कुछ भी गलत कर दिया हो तो आप चिंता मत कीजिए, वो ज़रूर सज़ा भुगतेगा। इस पर चिलिन ने हंसना शुरू किया। उसने कहा, नहीं, सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को ईबो बहुत पसंद आया। मैंने तुमसे बिजनेस डील का वादा किया था, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो कैंसिल करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर जेम्स वांग को तो बहुत बड़ा शौक लगा। उसके कुछ बोलने से पहले ही चिलिन ने फिर से एक बार अपनी बात शुरू की।
कल की डेट मेरी बेटी की ज़िंदगी की सबसे बढ़िया डेट थी। जब वो लौटी तब तुम्हें उसे देखना चाहिए था। वो बिल्कुल 7 साल के बच्चे की तरह खुश हो रही थी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, कैसा रहेगा अगर हम ये डील भूल जाए और हम एक कदम आगे बढ़े तो? वैसे जेम्स वांग का कुछ कुछ तो डाउट हो रहा था कि चिलिन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो तो स्मार्ट था। उसने चिलिन के सामने कुछ भी नहीं जताया, बस भोला बनने का नाटक करते हुए कहा, मिस्टर चिलिन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे खुलकर बता सकते हैं? दोस्त, मैं ईबो का हाथ मांग रहा हूँ मेरी बेटी से शादी के लिए। मैंने उसे आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, कैसा रहेगा अगर हम अपने बच्चों की शादी करवा दें? वैसे ईबो का क्या सोचना है ईफे के बारे में? ईबो की शादी राजकुमारी से? ये तो प्रेसिडेंट की नीज से शादी करने से 1000 गुना बेहतर डील है। ईबो म्यांमार का किंग बनेगा और मैं किंग का फादर। मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा स्टेटस तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज भागेगा। ईबो को मैंने इतने लाड़ प्यार से बड़ा किया है, अब वक्त आ गया है कि वो उसकी भरपाई करे। जेम्स वांग तो 7वें आसमान पर था। अपने में ही खुश होते हुए उसने यह ठान लिया, चाहे जो कुछ भी हो, वो ईबो और ईफे की शादी करवा कर ही रहेगा। देखो जेम्स, ईफे के लिए कई रिश्ते आए हैं, कई लोग मेरे पीछे पड़े हैं उसका हाथ मांगने के लिए। यहाँ तक कि इंडिया का प्रिंस उसके साथ एक बार डेट पर जाने के लिए मरा जा रहा है, लेकिन ईफे को ईबो पसंद आ गया है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ईबो मानेगा? इनफैक्ट ईफे तो अभी भी अपने सूट में मेरे लौटने का इंतज़ार कर रही है ताकि मैं उसे गुड न्यूज़ दे सकूं। मैं तैयार हूं मिस्टर चिलिन। हाँ, मैं ईबो से बाद में पूछ लूँगा, लेकिन उसका जवाब मैं पहले से ही जानता हूँ, जेम्स वांग ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो चिलिन ने कहा, नहीं, वो रिफ्यूज़ कर सकता है, इसलिए पहले तुम उससे पूछ लो, बाद में मुझे बताना। इन दिनों जवान लोगों के कुछ अलग प्लान्स होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी या तुम्हारा बेटा ज़बरदस्ती की शादी में बनकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। ऑफ कोर्स मैं उससे बात कर लूँगा, टेंशन मत लो। चलो अभी खाना खाते हैं, जेम्स वांग ने जिचुलिन को सर्व करते हुए कहा। दोनों फादर्स वहाँ पर करीब करीब 9 बजे तक बैठे रहे। दोनों ने काफ़ी सारी बातें प्लान भी कर ली। रात को 10 बजे जब चिलिन अपने होटल लौटा तभी उसे जेम्स का कॉल आया। तब जेम्स ने उसे बताया कि वो मान गया है। चिलिन को ऐसा लगा कि ईफे सो रही होगी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन उसके आते ही ईफे उसके पास दौड़ते हुए आई। उसने कहा, डैड, क्या कहा ईबो ने? तो चिलिन ने कहा, हाँ, ईबो ने हाँ कहा है। ईफे को बहुत बड़ा शौक लगा। उसने कहा, डैड, क्या ईबो खुद से मान गया है? क्योंकि उसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं था। आपने उसे फोर्स तो नहीं किया ना? यस बेटा, मैंने उसे कोई फोर्स नहीं किया। अभी अभी जेम्स का कॉल आया था, उसने ईबो से बात की, ईबो ने खुद से हाँ कहा है। चिलिन की बातें सुनकर ईफे की आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब चिलिन ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। तब ईफे ने उसे बताया कि वो परेशान ना हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है। तब चिलिन ने कहा, डार्लिंग, हम कल ही तुम्हारी शादी के अनाउंसमेंट कर देंगे। रात के 11:15 बज चुके थे। बीजिंग शहर में किसी और जगह पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए, चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक लड़का किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर एक 79 कैरेट डायमंड की रिंग चुराने आया था जो इस घर के मालिक की थी। उसे बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि वो घर बिल्कुल खाली लग रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आई। उस चोर को पता था कि ये लड़की कौन है। ये 28 साल की इस घर के मालिक की गर्लफ्रेंड थी जो पिछले 6 सालों से उसके साथ थी। ये चोर बड़ा ही शातिर था। वो बिना जानकारी के किसी भी जगह ऐसे ही नहीं घुसता था। वो तो ये सोच कर आया था कि वो जल्दी से उस रिंग को ढूंढ लेगा और यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो इस लड़के ने उसे पकड़ लिया। वो लड़की तो बिना डरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी हाफ मून थीफ, उस लड़की ने कहा। जैसा कि मैंने सोचा था। वैसे आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को इतना इंतज़ार करवाया। यहाँ पर तो कुछ भी सिक्योरिटी और पुलिस नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या मैंने 2 दिन पहले अनाउंस नहीं किया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? हाफ मून थीफ ने रिलैक्स होते हुए कहा। तो उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा कार्ड सबसे पहले मिला था,
इसलिए मैंने उसे छुपा दिया। और वो क्यों भला? अब ये मत कहना कि। उसकी बात उस लड़की ने काट दी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी फ्री विश के लिए। मैंने सुन रखा है, अगर हाफ मून थीफ को कोई देख लेता है तो वो देखने वाले की एक विश पूरी करता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। क्यों, सही हूँ ना मैं? हाँ, लेकिन बस कुछ हद तक, क्योंकि मैं विश में किसी का मर्डर नहीं करता, ना ही किसी को फिजिकली और मेंटली हर्ट करता हूँ। अगर तुम्हारी कोई फेयर विश है तो मैं उसे ज़रूर पूरी करूँगा। और हाँ, अगर तुम्हारी ये विश है कि मैं उस डायमंड रिंग को छोड़ दूँ तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि फिर तो मेरे यहाँ आने का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरी विश कुछ और ही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस बात से खुश होगा कि तुमने रिंग को ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि ये रिंग उसे बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ चुराने आया हूँ। चलो ये रहने दो, तुम अपनी विश बताओ। उस लड़की ने कुछ फ़ोटोज़ निकाल कर टेबल पर रख दिए तो हाफ मून थीफ उसकी तरफ गौर से देखने लगा। उसने कहा, आई सी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा है। अगर तुम इन लड़कियों को मारना या फिर फिजिकली हर्ट नहीं करना चाहती तब मैं तुम्हारी विश मानूंगा। तो उस लड़की ने कहा, मैं इन लड़कियों से नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती हूँ। आई सी, तो मुझे क्या करना होगा? हाफ मून थीफ ने पूछा। आसान है, मेरे साथ सो जाओ, उस लड़की ने कहा, जिससे उस चोर को बहुत बड़ा झटका लगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने सोचा था कि 1 अप्रैल का पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है जिससे हम हाफ मून थीफ को डीपली जान पाएंगे। तो फिर कल मिलते हैं। ओके, अब टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर का। ये काफ़ी पहले पूछा गया सवाल था, अभी मुझे याद आया तो अभी मैं इसका जवाब दे रही हूँ। तो सवाल ये था कि क्या मुझे अदर BL कपल्स भी पसंद है, जैसे कि ब्राइट विन है या फिर थान टाइप के एक्ट्रेस हैं। लेकिन सच कहूँ तो कोई भी ईजान के सामने 10% से भी आगे नहीं है। और अगर वो मुझे पसंद ही नहीं है तो उनके शोज़ या फिर BTS देखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। बस ये बात है कि ईजान का तो स्वैग ही अलग है, उसके सामने सब कुछ पानी कम चाय है। और एक सवाल है कि क्या मैंने काइन पोशी देखी है? तो नहीं, मैंने वो भी नहीं देखी। आसान सी बात है कि मैं रीडर हूँ, तो मुझे रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे टीवीज़ या ड्रामास देखने से। सबसे फ़नी बात यह है कि वीडियो देखते देखते मुझे 5-10 मिनट में ही नींद आ जाती है। और रीडिंग की बात करें तो मैं 2:30-3 बजे तक भी पढ़ लूँ तब भी मुझे नींद नहीं आती। हाँ पता है, मेरे केस में ये उल्टा काम करता है। ओके, तो बातें बहुत हो गई, वीडियो को ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।